हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के हम इस वीडियो में आपकी डिमांड के बाद लेकर आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का PYQ 2023। आज इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आई नो मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की पूरी प्रॉपर सीरीज नहीं लेकर आ पाई, जैसे कि मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की लेकर आई। देखिए, अगर हम उस सीरीज को अभी शुरू करते हैं तो आपके एग्जाम्स हो जाएंगे इस बैच वाले। नेक्स्ट बैचेस के लिए वो जरूर आ जाएगी तब तक। लेकिन अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जब सॉल्व करेंगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे से करते जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आए हैं तो चांसेस है कि दोबारा रिपीट हो सकते हैं, और होते भी हैं। और यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 7.5 में आ गए, नेक्स्ट में 3 में आ गए, फिर 15 में आ गए। तो अगर हम 4 पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। हम आज से जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, अब थोड़ा बिल्कुल कवर कस लो। यहां से एक एक चीज को समझते जाओ। जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, नेक्स्ट वीडियो उससे रिगार्डिंग होगी। फिर हम अगर 4 कर लेंगे तो आपका जितना भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन इसकी डिमांड यही है कि आप अपना 100% दो, और साथ ही साथ जो मैं आपको ना आंसर कीज इसकी है वो मैंने बनाई है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर्स हैं जो कि चाहिए होते हैं। पूरा उसके अंदर सब कुछ है, स्ट्रक्चर भी है, फ्रेमवर्क भी। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, बट आपको समझ आने के लिए उतना काफ़ी है। तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, हर वीडियो के अंदर आपको वो मिलेगा। आप उधर जाइए, जो आपको नहीं समझ आ रहा है या कैसे लिखना है वो नहीं क्लियर हो रहा, वहां पे जाओ और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो गई। सिर्फ क्या है, आपने ध्यान देना है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हम सेक्शन A B C सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो तो लेंदी होगी, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस कवर हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, सो ध्यान दीजिए। सेक्शन A से शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑफिस मेमो। ठीक है, ऑफिस मेमो क्या है? तो मेमो कुछ नहीं, मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने आंसर किया, आपको दिखाती हूँ। तो व्हाट इज दिस? मेमो मीन्स मेमोरेंडम। ठीक है, एन ऑफिस मेमोरेंडम इज अ ब्रीफ formal document used within organization to communicate information, instruction or updates between department और employees। कितना सिंपल है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि फॉर्मल है, क्यों? क्योंकि हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलाने वाले हैं। तो एक जो भी चीज फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आपको रन करनी है, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है, आप उसको फॉर्मल बनाओगे। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए बना है, जो कि क्या कंटेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई पॉलिसी बनाई है तो उसको आपने एक ऑफिस मेमो के अंदर लिखा और बाद में उसको सर्कुलेट कर दिया अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें डिपार्टमेंट हेड्स, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उन सब तक वो पहुंच जाएगा। तो उसको हम ऑफिस मेमो, मेमोरेंडम बोलते हैं। इट टिपिकली एड्रेसेस इंटरनल मैटर्स सच एज पॉलिसी चेंजेस, मीटिंग अनाउंसमेंट्स और टास्क असाइनमेंट्स। मीटिंग्स भी हो सकती है, उनकी अपडेट भी तो आपको देनी है, तो वो किसके थ्रू आप करते हैं? ऑफिस मेमो के थ्रू। सो ऑफिस मेमोरेंडम इसे कहते हैं। इज इट क्लियर? ये 3 मार्क्स के हिसाब से इतना लिखा है, आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं और इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि इट्स अ स्ट्रक्चर ओनली। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट सम एक्सप्रेशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, हमें उनकी बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर बताना है कि क्या क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। पूछने का तरीका वो है, लेकिन वो पूछ सिर्फ इतना रहे हैं कि आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो आपको बतानी है। सबसे पहले, ये तो सबको याद रहता है, फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल का एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। आप जब भी नॉन वर्बल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा
ऐसे याद रखो। तो फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, फ्रॉन्स, रेस्ड आईब्रोज, ये सारे आपके फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आती हैं। सेकंड, जेस्चर्स। जेस्चर्स और कुछ नहीं, हैंड मूवमेंट्स है। देखो, हम अपनी बात हैंड मूवमेंट से समझा सकते हैं, या फिर उनके ऊपर और एम्फोसाइज करना हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो देख रहे हो मेरे हाथ के जेस्चर, मेरी हैंड मूवमेंट्स उसको और ज्यादा एम्फोसाइज, मतलब और उस पर गौर फरमाने के लिए कह रही हैं। तो ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि एक तो ऐसे नॉन फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से आप ऐसे खड़े हैं और यू लाइक ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है उस कम्युनिकेशन के अंदर, उस बातचीत के अंदर। लेकिन आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, स्ट्रेट खड़े हैं और बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी फोकस्ड। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे आपके पोस्चर, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बताते हैं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। देन आता है आई कॉन्टैक्ट। देखो, हमने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि आंखें चुराते दैट मीन्स झूठ बोल रहे हैं, या कुछ चोरी करी है, या फिर कुछ कुछ भी गलत है, तो आंखें चुराता है इंसान। लेकिन आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, ऐसे देख रहा है या फिर ऐसे कर रहा है, मतलब कुछ भी आई से रिगार्डिंग, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो भी कुछ ना कुछ साइन देता है कि क्या आप फील कर रहे हो, क्या आप कहना चाहते हो, इनर फीलिंग्स जो कि आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप अपने किससे कर रहे हो, अपने पार्ट से कर रहे हो, लाइक आईज से, अपने पोस्टर से, जेस्चर से। क्लियर? टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इफ आई एम सेइंग आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको ये चीज करनी ही चाहिए, तो देख रहे हो जो दूसरी बात है ना, मेरी जो पिच है वो इतनी मैंने अलग करी और उसको इतना मतलब चेंज करा, जिससे कि मेरा जो एम्फोसाइज बना मेरी बात पे कि आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। क्लियर? देन टच, हैंड शेक से ऐसे करते हैं ना, कि आपको कोई ऐसे करता है तो आप समझते हो कि भाई मेरे को अच्छे से कह रहा है कि हाँ तुझे अच्छा करा, तो ऐसे कहते हैं ना, अप्रिशिएट वाले वे में। ठीक है, तो ये मैं आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ा इसलिए ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि हमने ये चीज नहीं कवर करी, वरना ये सारी चीजें सिंपल हैं, आपको पढ़कर अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, देन अपियरेंस, ग्रूमिंग, क्लोथिंग, सब कुछ आता है। देन साइलेंस, कि आप पॉज लेके बोल रहे हो, हम जो लैक ऑफ रिस्पॉन्स में भी करते हैं कि साइलेंस रहते हैं, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट सम मीडिया ऑफ रिटन कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि कुछ ऐसे मीडिया जिसमें आप रिटन कम्युनिकेशन के अंदर मांग रहे हैं जिससे कि एम्प्लॉयज आपस में बात कर सकें। तो क्या क्या है, देखो पहली बात तो ये फॉर्मल होगा, व्हाट्सएप की चैट्स नहीं चलेंगी, कम्युनिकेशन हो रहा है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ईमेल्स, सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मेमोज जो हमने बात करी है अभी उसकी, ऑफिस मेमो की, मेमोरेंडम। देन रिपोर्ट्स, it's also part of written communication in an organization. Then letters, formal communication. Notice, circulars, कंपनी न्यूज लेटर्स, गाइडलाइंस और मैनुअल्स, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, और अपनी बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है ये। तो ये सारी चीजें, इनकी एक एक लाइन मैंने लिखी है, एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा, ये सारी वही चीजें जो आप रोज देखते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको कवर करनी है अपने आंसर के अंदर। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इलैबोरेट एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, कि ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए 5 जो कि आपके बिजनेस लेटर को अच्छा बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है क्लैरिटी, कि वो क्लियर होना चाहिए, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो और क्लियर हो, कि पढ़ते ही समझ आ जाए कि ये इंसान ये कहना चाह रहा है। फ्रेंच की भाषा और इम्पॉर्टेंट हो, इतने गंदे गंदे वर्ड्स करोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। ऐसी लैंग्वेज जो एक लेमैन को भी समझ आ जाए, क्लियर हो, प्रिसाइज हो। ठीक है, देखो, अवॉइड जार्गन, जार्गन मीन वॉट, टेक्निकल वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स छोड़ो, इजी लैंग्वेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी छोड़ दो। फिर यूज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर विद अ क्लियर पर्पस टू अवॉइड कंफ्यूजन, जो बात कही वही यहाँ लिखी है। देन कंसाइजनेस, कीप द लेटर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे 2-2 3-3 पेज के लेटर को पढ़े, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स और रिपीटेशन, जो इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट बात करिए, रिपीट
ना करें किसी भी चीज को, ठीक है, क्योंकि ये क्या शो करता है, प्रोफेशनलिज्म और दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट दिखाता है कि अगर आप जितना लंबा लिखोगे तो देखो, हर मैंने बताया ना कोई इतना वेला नहीं है, तो अगर आप छोटा लिख रहे हो तो दैट मीन्स आप दूसरे के टाइम को वैल्यू कर रहे हो, तो वो एक रिस्पेक्ट भी शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, एंड रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद देखो कर्टेसी, व्हाट इज कर्टेसी? कर्टेसी इज नथिंग बट द टोन, कि वो पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है। और वो टोन आप कैसे बताओगे रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर? आपने कुछ लेटर लिखा है तो उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि आपकी टोन कैसी है? आपके वर्ड्स लाइक थैंक यू या फिर काइंडली, प्लीज, ठीक है, ये सारी चीजें आपके टोन को बताती हैं। तो ये आपके रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपका लेटर। फॉर्मल टोन भी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज नहीं, बिकॉज लिख रहे हैं तो BECAUSE लिखें, BCOZ ना लिखें। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप स्लैंग्स को यूज नहीं कर रहे, कैजुअल लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आपने क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है, फॉर्मेलिटी का, फॉर्मल का और फ्रेंडलीनेस का भी, पोलाइटनेस भी होनी चाहिए। देन सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रॉपर फॉर्मेट। देखिए आपने मेल ईमेल लिखना अब तक अपने कॉलेजेस में सीख लिया होगा, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट को मेंटेन करना है। पहले जैसे आपका नाम, फिर आपका फ़ोन नंबर, डेट, देन आप जिसको भेज रहे हैं उनके नाम, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर वो सारी चीज़ें आती है। तो इस तरीके से, ये तो लेटर हो गया। मेल के अंदर भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देना होता है, उसके बाद अपना उसको मेल को शुरू करते हैं। तो एक फॉर्मेट के तरीके से आपको अपनी सारी चीज़ें करनी है। अभी यहाँ पे बात बिजनेस लेटर की हो रही है, तो इसलिए उस तरीके से समझिए, हेडर, फिर बाद में डेट, फिर जिसको भेज रहे हो सैल्यूटेशन, वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई, वो लास्ट में सिग्नेचर, क्लोजिंग लाइंस। तो ये सारी चीज़ें आपके लेटर को एक फॉर्मेट देती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो टोटल हमसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वही बात है, हमें अपने सिलेबस को भी कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कर्टसी और फॉर्मल टोन, और लास्ट वन इज प्रॉपर फॉर्मेट। ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट ऑफ सेक्शन ए, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग। देखो इलेक्ट्रॉनिक से समझ आ रहा होगा कि जो चीज़ हम अपने डिवाइसेस के साथ लिखें वो रिटन कम्युनिकेशन हमारा इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग में आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Electronic writing refers to the creation, editing and communication of written content. We are talking about written content, ठीक है, using electronic devices and digital tools. Clear होगी? It includes text composed and shared via computer, so कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करें, लाइक फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे डिवाइसेस, जिसके अंदर हमारे कौन कौन सॉफ्टवेयर आएंगे, ईमेल आ गया, देन आपकी मैसेजिंग एप्स आ गई, व्हाट्सएप पे भी कभी कभार आपके फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, वो हो गया, वर्ड प्रोसेसर्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। एग्जाम्पल्स, ईमेल्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट एंड डिजिटल रिपोर्ट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ईजी है सब कुछ, आपका सेक्शन ए तो बहुत आसानी से हो गया है। अब आते हैं सेक्शन बी, जो कि 7.5 मार्क्स का है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, वॉट आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मिड टर्म दिया है तो उसके अंदर भी आया होगा, एंड टर्म देने वाले हो तब भी आएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर जगह मिलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी, कॉलेज के एग्जाम्स में भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना होता है, बेशक 7.5 में, 15 में या फिर 3 में। वॉट आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, रट लो इसे अच्छे से, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सी, क्लैरिटी। मैंने इसको बहुत लेंदी नहीं करा, इसको मैं समझाऊंगी पूरे अच्छे तरीके से, बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको पूरा मार्क्स के हिसाब से तैयार करें। क्लैरिटी सबसे पहला, अभी हमने जब बिजनेस लेटर के करेक्टरिस्टिक्स की भी बात करी तब भी हमने क्लैरिटी की बात करी। आपका कम्युनिकेशन हो, आपका लेटर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो 7C का सबसे पहला पार्ट है क्लैरिटी। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जार्गन अवॉइड करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अवॉइड करो, जितना इजी बना सकोगे उतना बेस्ट है। जो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मैसेज डिलीवर करना है कि आज से हम हमारे एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं। वो ऐसा है कि
पढ़ने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी है। अब देखिए समय ऐसा आ चुका है कि पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ना क्यों ना शुरू कर दिया जाए। तो अब आप भी कहोगे भाई इतनी बड़ी बकवास का क्या मतलब बनता है, सीधा बोलो कि एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी है। क्लियर? तो यही है कि क्लियर हो, बिल्कुल सही हो, ना ऐसे ऐसे वर्ड्स हो कि जो कि ना समझ आए, लेमैन भी समझ जाए, वैसे आपका मैसेज होना चाहिए क्लियर, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी एम्बिगिटी हम हो ही ना, उसको अवॉइड करो। क्लियर? तो ये हमारा होता है क्लैरिटी का पॉइंट। उसके बाद आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब टू द पॉइंट, जो कहना है वो कहो, कोई फालतू बकवास नहीं। पहले वाले एग्जाम्पल देख लो। ठीक है? सो कीप द मैसेज ब्रीफ, छोटा, किसी के पास टाइम नहीं है। कंसाइजनेस विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, जो आपको मेरे को प्रोवाइड करनी है डिटेल, बस वही करूं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है? करेक्टनेस, बात जो भी डिलीवर करूं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी र्यूमर नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी करेक्ट। एक्यूरेट फैक्ट्स होने चाहिए, अगर हम किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर ग्रामर होनी चाहिए। अवॉइड एरर्स टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है? रिलायबल बनाता है आपको, आपके मैसेज को, अगर वो करेक्ट हो तो। ठीक है? जिस पे आप विश्वास कर सकें। क्लियर? उसके बाद आता है कंप्लीटनेस। इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अचीव द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कंप्लीट होना चाहिए आपका मैसेज। ठीक है? कोई फालतू की चीज ना हो, बट जो आपने बात कहनी है वो पूरे तरीके से उसके अंदर हो, कंप्लीट आपका मैसेज होना चाहिए। फिफ्थ इज कर्टसी। अभी अभी हमने बात भी करी इसकी, दैट यू शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट ऑफ द रिसिपेंट्स फीलिंग और पर्सपेक्टिव। आपको कभी इस तरीके से बात नहीं करी कि वो सामने वाले को हर्ट करे। आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रखो, बेशक वो सामने वाले की बात से अपोजिट हो, उसके जो आइडियाज हैं, उसका जो ओपिनियन उससे मैच ना कर रही हो, बट स्टिल वो बात पोलाइट वे में आपने कहनी है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके अंदर। आपने सुना है ना, बात कहने का भी एक तरीका होता है, तो उस तरीके के अंदर हमने रहना है, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और हम्बल। ठीक है? उसके बाद आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस इज नथिंग बट लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है? आपने जो भी चीज कहनी है, जो भी बात कहनी है, वो एक स्ट्रक्चर के अंदर, उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं आपने कहनी, फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हो किसी को चाय कैसे बनाते हैं, तो चाय के अंदर आपने सबसे पहला पॉइंट कहा कि फिर चाय को छान लो, और उसके बाद फिर आपने दूध लेना है, फिर उसको उबालो, और फिर आपने चीनी डालनी है। कोई लॉजिक है? क्या मेरा ये मैसेज ठीक है? क्या ये कोहेरेंस को फॉलो कर रहा है कम्युनिकेशन के इस सी को? नहीं कर रहा, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है ना। हमने हर चीज को लॉजिकल वे में लेके जाना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके जाना है। ठीक है? तो देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट ये आपके कम्युनिकेशन पे फोकस करता है कि आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। इसलिए इसको सेमेस्टर 1 में आपको दिया गया है, क्योंकि आप कुछ टाइम बाद कोई अपना बिजनेस करेगा, कोई कॉर्पोरेट में जाएगा, तो इसलिए आपका बात करने का तरीका, देखो बातों का ही खाते हैं। ठीक है? तो वही वाली चीज है, आपको आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें उसी से रिगार्डिंग है। देन कंसिडरेशन, फोकस ऑन द रिसीवर्स नीड, एक्सपेक्टेशन एंड बैकग्राउंड व्हेन क्राफ्टिंग द मैसेज। आपको कंसिडरेट रहना है आपके रिसीवर के, कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या आपसे सुनना चाह रहा है। देखो, सुनना चाह रहा है इज नॉट लाइक कि वो जो चाहता है आप वो बोलो, बट इट्स लाइक कि जो उसकी नीड्स हैं, जो उसने इंफॉर्मेशन आपसे रिसीव करनी है, वो आप उसको अच्छे से प्रोवाइड करो। सो दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है? और कभी कभार कंसिडरेशन उसको भी कहते हैं जब आपको एम्पथेटिक होना है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला आपका सबॉर्डिनेट है और आप सुपीरियर हो, और वो अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है, और उसके बाद आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसकी बात को भी इंपॉर्टेंस दीजिए कि हाँ जी, आपने जो पॉइंट कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस काम को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कंसिडरेट रहना, कभी उनकी भी सुनना, इस तरीके से आपका मैसेज होना चाहिए कि वो सामने वाले को बुरा भी ना लगे, उसको भी ये फील हो कि मैंने जो बात कही उसको इन्होंने माना। ठीक है? तो उसकी भी नीड्स को और उसकी बातों को भी आपने फोकस में लेके आना है, एक्सपेक्टेशंस उसकी भी फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये तो हमारा हो गया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई, आता है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। देखो, ग्रेप वाइन से समझ लो कि जो भी फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर इनफॉर्मल बातें चल रही हो ना, उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप, जो भी आपके कलीग्स होते हैं वो आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं। आप, चलो आपके फ्रेंड्स भी नहीं बने बट कलीग्स के बीच में भी तो बातें होती है ना कि आज तो यार मेरे को लगा, मैं बाहर निकल रहा था ऑफिस के और मेरे को सुनाई में पड़ा कि सर ना मैम से ऐसे बात कर रहे थे कि ये छुट्टियां पड़ेंगी, हमें देंगे ये छुट्टियां। जबकि वो कोई भी फैक्ट नहीं है, वो सही नहीं है, आपने बस सुना, आपको लगा। अब वो बात आपने इसको कही, ये आगे ने तीसरे को बताई, तीसरे ने चौथे को बताई और ये र्यूमर की तरह फैल गई, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो कभी कभार र्यूमर्स भी फैलते हैं और कभी कभार सच्ची बात भी होती है, लेकिन है तो इनफॉर्मल ना। कोई फॉर्मल लेटर नहीं आया, कोई फॉर्मल मेल नहीं आई, अंदर ही अंदर बातें हो रही हैं। तो दिस इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। So, grapevine communication is an informal and unofficial way of sharing information within an organization. ठीक है, अनऑफिशियल वे है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। कभी कभार इंफॉर्मेशन सही भी होती है, कभी कभार गलत भी होती है। वेयर मैसेजेस स्प्रेड स्पॉन्टेनियसली एंड ऑफन थ्रू पर्सनल इंटरेक्शंस रेदर दैन फॉर्मल चैनल्स। कोई फॉर्मल चैनल नहीं है। फॉर्मल वे तो होता है कि आपके डिपार्टमेंट के हेड के पास जाएगा, फिर एम्प्लॉयज के पास जाएगा, फिर वर्कर्स के पास जाएगा। यहाँ पे क्या है कि जो मिल गया, जो आपका दोस्त है, उसको बताते चले जाओ, बताते चले जाओ। तो एक पूरी रेल बन जाती है कि भाई बातों का, कम्युनिकेशन का यूं होता जा रहा है। क्लियर। तो इट इज़ टिपिकली फास्ट। चुगलियाँ तो आपको पता है वैसे बहुत जल्दी होती हैं, चुगलियाँ मत लेना भाई। मैं आपको सिर्फ एक वैसे तरीके से बता रही हूँ, इतना ले मैन की लैंग्वेज से बता रही हूँ कि जब एग्जाम में लिखो ना, कुछ समझना है तो ये चीज़ें मेरी याद आ जाए तो आप लिख सकते हो। क्लियर। सो फ्लेक्सिबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस और पर्सनल ओपिनियंस। मैंने साथ में कह दिया यार देखो छुट्टियां तो दे रहे हैं, बट इनको ये तो करना चाहिए ना कि साथ में कुछ बोनस भी दें कि भाई हम आगे जाके कुछ अपना अच्छे से कर पाएं। तो साथ ही साथ मैंने अपने इमोशंस डाल दिए कि भाई मेरे को कैसा फील हो रहा है। वो सामने वाले की थिंकिंग को भी कर सकता है, इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरी बात का। तो ये एक इनफॉर्मल वे है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, क्या करेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला तो ये कि इनफॉर्मल है नेचर के अंदर। इट इज कैजुअल एंड अनऑफिशियल, नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। रैपिड ट्रांसमिशन, बहुत जल्दी फैलती है। अनस्ट्रक्चर्ड फ्लो, कोई फ्लो नहीं है, कोई ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, कुछ नहीं, बस फैलती जा रही है बातें। नाउ रूमर प्रॉन है। इट कैन इंक्लूड गॉसिप, गॉसिप होती हैं, अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं, लीडिंग टू डिस्टॉर्शंस, कि अपने आप भी चीज़ों को मोल्ड कर देते हैं। अब देखो कोई चीज़ भी बताई, एग्जैजरेट करने की तो आदत होती है ना। बताना था कुछ, दो तीन अपनी भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मैं भी तो अपनी बात को ऐड करूंगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी होती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। देन इमोशनल इन्फ्लुएंस, मैंने अभी आपको बताया इमोशनल इन्फ्लुएंस की बात। देन ग्रुप कनेक्टिविटी strengthens relationship between the employees by creating a sense of community among employees, कि भाई हम तो employees हैं, आपस में दोस्ती यारी बढ़ती जाएगी और आप कैसी बातें चलती जाएंगी। क्लियर। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक बड़े फनी वे में बता दिया सब कुछ, लेकिन सच्चाई बताई है। तो आप इसको अच्छे से अपने एग्जाम में लिखें। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैं इसको पढ़ा आपको उस वे में रही हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे ये, वरना कुछ कुछ तो सो जाते हैं ना। सोना नहीं है, ये पे बहुत मजाक वाले वे में समझा रही हूँ, बट प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। ये एग्जाम्स में आती हैं चीजें। देखो 2023 के पेपर में आ रखा है, रिसेंट पेपर है ये, हमने दिया है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको ढंग से करके जाना। उसके बाद आते हैं, ड्राफ्ट अ रिप्रेजेंटेशन लेटर टू योर हेड ऑफिस seeking permission to organize a training program for your branch employees on customer care। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। ये एक लेटर लिखना है आपको। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, देख लेना। फिर उनका सब्जेक्ट, और आपने जो जो पॉइंट कवर करना है, देखो आपने कस्टमर केयर वालों को लिखना है। So, I am writing to seek your kind permissions to organize a training program on customer care for the employees of our branch, with the growing emphasis on enhancing customer satisfaction and improving service delivery. I believe such a training program would significantly benefit our team। तो क्या क्या उसके पर्पस हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे कवर करने हैं। और लास्ट में क्लोजिंग नोट, थैंक यू, योर सिंसियरली, ये सब कुछ आपने देना है। तो आप लेटर तो लिख ही लेंगे। क्लियर। तो इसको मैं छोड़ती हूँ, आगे चलते हैं।
मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी क्या कह रहा है, 15 मार्क्स का है, ध्यान देंगे। एक्सप्लोर द कंडीशन विच आर हाईली सुटेबल टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से बताएंगे और उसके बाद आपको बताना है कि कहाँ कहाँ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इम्पैक्ट डालता है रादर देन द वर्बल कम्युनिकेशन। वो वाले सिनेरियोज को हमने कवर करना है। क्लियर? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हाईली इफेक्टिव इन सर्टेन सिचुएशन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा rather देन द वर्बल कम्युनिकेशन। यही मतलब निकलता है हमारे क्वेश्चन का। तो कहां कहां जरूरत आएगी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? सो हियर आर सम कंडीशंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन, वेन इमोशन सच इज जॉय, एंगर, सैडनेस। देखो कभी कभार चुप रह के भी सामने वाले को बताया जा सकता है कि मैं तेरे से नाराज हूं। किसके थ्रू? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, इन सबसे पता चल जाता है। तो ये सारी चीज एट दैट टाइम आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही तो काम में आते हैं। वेन इमोशन सच एज जॉय, एंगर, सैडनेस और सरप्राइज नीड टू बी कन्वेड, हाँ हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज आर मोर डायरेक्ट एंड इम्पैक्टफुल देन वर्ड्स। ठीक है, आप इमोशनल हो गए, आप किसको किसी ने सरप्राइज दिया, आपकी आंखें नम हो गई, तो दैट मीन सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको मेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें नॉन वर्बल वहां पे काम आता है। देन आता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इन सिचुएशंस वेयर लैंग्वेज बैरियर्स एग्जिस्ट, नॉन वर्बल cues like gestures, posture and facial expression help convey messages without the need for words. उसके बाद during high intensity situations, in scenarios requiring immediate responses like emergencies, non-verbal cues such as hand signals और eye contact. आपने देखा होगा इमरजेंसीज के टाइम पे बहुत सारे साइन, जो अपने हैंड मूवमेंट्स होते हैं, जो कुछ हैंड सिग्नल्स होते हैं जो कि वो पहले से तैयार करके रखते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप ऐसे करना, कुछ सही है तो आपको ऐसे करना है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स है वो पहले से सिग्नल्स के तरीके से वो पहले ही तैयार रखते हैं। ठीक है, सो कैन कम्युनिकेट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फास्टर देन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा मोस्टली जो हमारे सोल्जर्स और ये होते हैं ना, क्या नाम है, ग्रुप्स होते हैं जो सारे, हाँ, इन्वेस्टिगेशन वाली ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये पहले से अपने सिग्नल्स तैयार रखते हैं जिससे कि जो इनके लोग हैं वो समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है, जो कि हम दूसरों को नहीं बताना चाहते। क्लियर? उसके बाद आता है बिल्डिंग रैपर्ट एंड रिलेशनशिप। Non-verbal communication like maintaining eye contact or friendly posture helps build trust and rapport. Hey, rapport is nothing but it is just talking about a good relation जो कि टाइम के बाद बनाते हैं ना हम कि वो कुछ ना भी कहे या फिर कुछ इशारे करे तो हम समझ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। सो यही बात उसकी हो रही है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना, जैसे अगर आप अपनी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के घर गए हैं तो वहाँ पे आपकी मम्मी ऐसे कर रही है, आप मिठाई उठाने चाहते हैं, आपकी मम्मी साइड से कर रही है, समझ रहे हो, ऐसे आके दिखा रही है, नहीं बेटू, अंदर 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 कह रही है नहीं बेटू, बट वो मुंह पे कैसे कर रही है, तो आप समझ जाओगे कि मेरी मम्मी मना कर रही है कि तू हाथ मत मार। ठीक है, और कोई नहीं समझेगा, और तो कोई समझेगा कि मम्मी अपने बच्चे को बड़े प्यार से ऐसे कर रही है। तो ये सारी चीजें आती हैं। Then, reinforcing verbal communication. When verbal communication is used, non-verbal clues such as tone of voice, gestures or body language reinforce the spoken message or making it clearer and more convincing. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात करी कि आपकी verbal communication को भी और impactful बनाती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक टोन की बात करी, पिच की बात करी थी, जेस्चर्स एंड ऑल दैट स्टफ। When silence is needed, ये भी हमने बात करी, such as sometimes silence, a form of non-verbal communication, can speak volumes, such as in situation where a pause or thoughtful expression can convey understanding or empathy. For example, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि क्या शो कर रहा है कि हम सैड हैं, हम आपके लिए परेशान हैं, दुखी हैं, वो चीज़ आती है इसके अंदर। इन पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग मतलब किसी के सामने, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देखो
मैं आपके सामने शुरुआत से वीडियो बनाते हुए मेरे कितनी बार आपने देखेंगे हाथ कभी ऐसे वैसे। सो ये क्या होता है, सामने वाले को एक तो अटेंशन मिलती है और साथ ही साथ आपके वर्बल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा एम्फसाइज करती है ये चीज़ और इम्पैक्टफुल बनाती है। क्लियर? तो जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर कैन इनहेंस अ स्पीकर्स मैसेज, मेकिंग इट मोर एंगेजिंग। वो ज़्यादा इंगेज होगी आपकी ऑडियंस आपके साथ में, एंड हेल्पिंग टू एम्फसाइज की पॉइंट्स। आपकी टोन, आपके हैंड जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनाती हैं। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन, ये हो गया। हाँ नहीं, हम 10th पे ना। ड्राफ्ट अ टेंडर नोटिस एज रिगार्ड्स टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर अ डिजायर्ड बाय यू। देखो ये दोबारा से एक नोटिस आ गया, तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ डाउट हो तो फिर हम इसको कवर कर लेंगे। मैंने आपको पूरा प्रॉपर इसका ये प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर? चलिए समझने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। 11th, ब्रीफली एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या क्या करेंगे कि इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, कि क्यों आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो किस किस चीज़ के लिए है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको बताना है, सब कुछ आपको बताना है। इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लियरली, प्रोफेशनली, एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन और देख लो। क्लैरिटी, यू नो। कंसाइजनेस, टू द पॉइंट, यू नो। करेक्टनेस, सही होना चाहिए, यू नो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जो शुरुआत में टोन है उसी उसी स्टाइल, उसी फॉर्मेट को पूरे डॉक्यूमेंट में मेंटेन करें। ठीक है, ये हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी आएगी, जिसके अंदर आप कर्टेसी भी कह सकते हो, कि उसके अंदर आपका फॉर्मल टोन होनी चाहिए, पोलाइटनेस भी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोहेरेंस ओनली, दैट मीन्स कि लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। पर्पसफुल, दैट मीन्स कि वो एवरी रिटन कम्युनिकेशन शुड हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि एक ऑब्जेक्टिव के कोई बात का मुद्दा हो जिसके ऊपर आपने वो चीज़ को लिखा है। सो बेशक वो इन्फॉर्म हो, रिक्वेस्ट हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऑडियंस अवेयरनेस, टेलर द मैसेज टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जिन ऑडियंस को आप डिलीवर कर रहे हो तो उनकी सारी चीज़ों को फुलफिल करने वाला मैसेज होना चाहिए। These elements ensure that the message is understood, impactful and meets the intended purpose. तो ये सारी चीज़ों के बाद हम कह सकते हैं कि आपको जो मैसेज है वो इम्पैक्टफुल है और जो जो पर्पस है, जो जो रिक्वायरमेंट्स उन सबको फुलफिल कर रहा है। तो आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं, जिसमें हमें एक ही चीज़ को लिखना है, बट वो अलग अलग मार्क्स में आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। लेकिन बात वही है जो हम पहले कर चुके हैं, तो ये अच्छा हो गया ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ रही, एक ही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिस्कस द रोल ऑफ फैक्स, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन कम्युनिकेशन। थियोरिटिकल पार्ट, सारा ही थियोरिटिकल है, लेकिन ये तो ऐसा है कि आप इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज इनको थोड़ा रट जाओ कि भाई क्या क्या किसके अंदर है। आपको कुछ पता भी हो तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। देख लो, पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है हमने। फैक्स का रोल क्या है? फैक्स इज यूज्ड फॉर सेंडिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स ओवर अ टेलीफोन लाइन। ये पहले बहुत यूज होता था, अभी भी होता होगा। ऑल्दो लेस कॉमन टुडे, यस, इट रिमेन्स अ रिलायबल ऑप्शन इन सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर के अंदर। जैसे हम किसी और को नहीं दिखाना, थोड़ा प्राइवेट चीज़ है, बहुत ही सिक्योर वाला मामला जब होता है, तो हम बाय अपनी टेलीफोन लाइन के थ्रू वो मैसेज को भेजते थे और दूसरा बंदा उसको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को निकाल लेता था जो भी हम भेज रहे थे। सो इट रिमेन्स अ रिलायबल ऑप्शन फेयर फिजिकल सिग्नेचर फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड क्विकली, कि फटाफट से करा और टेलीफोन के थ्रू दिया और तुम्हारे से इससे निकल गया। आप उसको एक बार ना इसकी गूगल पे डालोगे ना, फैक्स कैसे दिखता था, तो आप वो देख सकते हो। एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, या आप यहाँ से पढ़ लो, पढ़ते समझ आ जाएंगे, तो मैं इसको कवर नहीं करती, क्यों वीडियो को लेंथी करना। देन ईमेल का भी सेम है। आजकल तो ये मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन मेथड है, बिजनेस में भी, पर्सनल सेटिंग्स में भी, और मेनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, वो क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन के वे में वो हमारा ईमेल ही है। आपको तो पता ही चल गया होगा, आप कॉलेज में जब से आए हैं। स्कूल में बेशक इतना नहीं होता होगा, लेकिन कॉलेज में तो हर चीज़, अटेंडेंस का भी आपके मेल आती होगी कि अगर आपने एक लेक्चर भी छोड़ दिया है तो। उसके बाद देखिए इसकी भी लिमिटेशंस और इसकी भी एडवांटेजेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
फेस टू फेस इंट्रैक्शन थ्रू ऑडियो एंड वीडियो, मीटिंग्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, तो इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गेस सो अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन राइटिंग स्किल्स, एक्सप्लेन इट एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कितनी बार कर चुके हैं वही चीज़ें यहाँ पे कि क्या प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इसमें भी 7 C's को कवर कर लो, और साथ ही साथ किस तरीके से आप उनको अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम कर चुके हैं। देखो दोबारा से आ गया, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, कर्टेसी। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं करा, उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा लेंदी वे में एक्सप्लेन कर दिया। क्यों? क्योंकि अब बात 15 मार्क्स की है। ठीक है, एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात देखो शुरुआत में करी राइटिंग स्किल्स के अंदर, और दूसरी बारी हम बात कर रहे हैं किसकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो राइटिंग स्किल्स के बिहाफ पे भी आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका जो मैसेज है जब आप लिख रहे हो तो वो डायरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आप उससे उसको रिलेट कर देना। एप्लीकेशन इन राइटिंग, इसलिए मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, ये देखो, तो इसको उस चीज़ से आपको रिलेट करना है। क्लियर? तो ये आपका वही वाला पार्ट हो गया जो मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने कहा था वो 7 C's को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, वो कैसे ना कैसे घुमा फिरा के आपको लिखना वही होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला जो पेपर है ये अच्छे से समझ आ गया हो। हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शंस को अच्छे से कर चुके हैं। जो लेटर वाला पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं आपको लिंक इसका दूंगी, तो आप उसको पढ़ना। अगर उसमें भी डाउट है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी लेके बैठ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी डेटशीट नहीं आई है, आने वाली है बहुत जल्दी, सुपर सून। तो एंड टर्म्स तो आने वाले हैं आप सभी के, या किसी किसी के हो भी गए होंगे, पर यूनिवर्सिटी की तो तैयारी करनी ही है। तो आप इसको अच्छे से करो, इस पेपर को। इसके बाद हम बिजनेस कम्युनिकेशन को तो 4 पेपर एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे, कि जिससे हमारा जो पूरा सिलेबस है ना बिजनेस कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको साथ साथ करेंगे। जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, क्योंकि एग्जाम हमने बहुत अच्छे से देना है। क्लियर? ओके, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को भेज दो भाई, उनका भी तो भला चाहते हो आप लोग। तो चलिए मिलते हैं, बाय।